हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज़ क्या होती हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो जब हम एक एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उस एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आएगा वो अब एटम एक आयन बन जाएगा, इसीलिए इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जब आप एक ही एटम के अंदर से लगातार फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकालते चले जा रहे हैं तो उनमें जो एनर्जीज़ यूज़ की जा रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, इसी तरीके से बाकी सभी, तो वो होंगी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज़ होती हैं इनके अंदर फ़र्क होता है। हर एक एटम के लिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एक एटम से तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन ज़्यादा, यानी कि अट्रैक्शन ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं प्रोटॉन्स के साथ, इसीलिए सेकेंड एनर्जी ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और इसी के साथ थर्ड एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो ये तो थी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज़ क्या होती हैं। अब बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर 5 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। तो वो जो 5 फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड इज़ एटॉमिक साइज, थर्ड इज़ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ इज स्क्रीनिंग इफेक्ट या जिसे आप शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, एंड द फिफ्थ वन इज़ इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो अब हम एक एक करके इन सभी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है न्यूक्लियर चार्ज की। आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ती है जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसकी बिल्कुल सेम वही एक्सप्लेनेशन होगी जो मैंने आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के लिए दी है। वो क्या कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे एटम के अंदर और उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, जो है एटॉमिक साइज़। जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा एक एटम का उतनी ही कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि एटम का साइज़ बड़ा होने का मतलब ये होगा कि प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का वो कम होगा। तो कम अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत आसानी से ज़रा सी एनर्जी मिलते ही एटम से बाहर हो जाएंगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब जो थर्ड फैक्टर आता है वो आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि एबिलिटी किसी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के पास रहने की जो होती है वो पेनिट्रेशन इफेक्ट कहलाता है। अब जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एस सबशेल सबसे ज़्यादा करीब है न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन को उस सबशेल से निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी एस सबशेल के लिए सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद पी सबशेल के लिए वो थोड़ा कम होगा, डी के लिए उससे भी कम, और एफ सबशेल के लिए सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। जब एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करते हैं न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन वो एक रिपल्सिव फोर्स भी महसूस करते हैं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो उन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनको कम अट्रैक्शन महसूस होता है न्यूक्लियस की तरफ। तो ये जो रिपल्शन महसूस करते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसे कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। और इसकी वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक्चुअल चार्ज महसूस करते हैं उसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही कम आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से और उन्हें बाहर निकालना उतना ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है। अब इसके बाद बात करते हैं आखिरी फैक्टर की, जो है हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स का इफेक्ट। हमें पता है कि ऑर्बिटल्स अगर हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड हों तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो इस तरीके के ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपनी स्टेबिलिटी को गंवाना नहीं चाहेंगे, इसीलिए उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इसके लिए आप मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि मैग्नीशियम के अंदर जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के अंदर है, और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी, और इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसी एग्जाम्पल को आप पेनिट्रेशन इफेक्ट के हिसाब से भी समझा सकते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट के हिसाब से एस सब शेल से सबसे ज़्यादा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। और एल्यूमिनियम में लास्ट शेल पी ऑर्बिटल है, तो इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो ये तो थे सभी फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि वेरिएशन कैसा देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल में। तो अलोंग अ पीरियड अगर हम बात करें तो हमें पता है कि एटॉमिक साइज़ धीरे धीरे घटना शुरू होता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है। और वहीं अगर हम अलोंग ग्रुप बात करें तो हमें पता है कि ग्रुप वाइज में जो एटम का साइज़ है वो बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम होता है और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम लगती है। अगर आपको अलोंग अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप जो एटॉमिक साइज़ का वेरिएशन है, अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी चैनल पर एटॉमिक रेडियस के नाम से एक वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.